स्वागत करते हुए जो प्रेस नोट दी है उसके दो चीजों को मैं आप लोगों से गौर करना चाहूंगा। एक जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 8 मार्च 2022 को इशू किया था। इस ऑर्डर की जो गिस्ट है वो पेज नंबर 2 पर है, मैं पढ़ के बताता हूं। Executive Order 14329 was issued on August 25. This order imposes 25% additional duty tariff on Indian goods. The US urged that by buying Russian oil, India has indirectly undermined the emergency declared in EO 14066. अब ये जो ऑर्डर 14066 जो है उसका पहले दूसरे लाइन में मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये ओरिजिनल है। उसके नीचे वो लिखते हैं कि आई हैव डिटरमाइंड दैट इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप फलाना फलाना करने के लिए, और उसके नीचे जो है जिस एग्रीमेंट को हम लोग विरोध कर रहे हैं उसकी वजह जो है एंड टू अलाइन सफिशिएंटली with United States on national security, foreign policy and economic matters। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी होगी उसके साथ हम लोग जुड़ जाएंगे। मतलब आज मान लीजिए कि दो चीजें हैं, रशिया और अमेरिका यूक्रेन के बारे में एक दूसरे के खिलाफ है। दूसरा जो है वो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर ईरान और यूएस ये दोनों की लड़ाई कभी भी हो सकती है। ऐसी एक परिस्थिति में ये दोनों सिचुएशन में भारत को क्या भूमिका लेनी होगी, तो इस ऑर्डर में जो लिखा है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हुआ है, मंजूरात दी हुई है, और ये मंजूरात देते समय उन्होंने ये कहा था कि हम लोग यूएस का जो इंटरेस्ट होगा वो यूएस के इंटरेस्ट के साथ भारत को हमने बंदिश बना दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रहेगी, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की होगी, जैसे आप रशिया के खिलाफ है, दूसरा अमेरिका ईरान के खिलाफ है। कुछ महीनों में हम लोग ने देखा है कि भारत ने भी अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई कि जो रशिया से संबंध तोड़ने थे, सस्ता क्रूड ऑयल हमको रशिया से मिलता था, वो सस्ता क्रूड ऑयल हम लोग ने लेना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ
ईरान के साथ में भी हम लोग जो तेल खरीदते थे, वो ईरान से भी हम लोग तेल खरीद नहीं रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। इसका मैंने जैसे कहा कि सॉवरेनिटी जो है, देश की सॉवरेनिटी जो है, इंडिपेंडेंस जो है, वो इंडिपेंडेंस अमेरिका के पास भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने गिरवी रखा। वो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक मैटर्स पे भी है, आर्थिक व्यवहार पे भी है। और इसलिए अंदर के पन्नों को आप देखेंगे, थर्ड पेज पे what does to align sufficient and United States on national security, foreign policy and economic matters means, दो जो है गैट के मुताबिक, ये दोनों ऑर्डर निकलने के पहले भारत से जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, उस पर सिर्फ 2.5% ड्यूटी टैरिफ लगती थी। लेकिन जो एग्रीमेंट भारत सरकार ने यूएस के साथ में किया है ट्रेड में, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया से जो माल अमेरिका जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उस पर 18% ड्यूटी होगी, और ये 7% गुना ज्यादा है, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा जो है, जो अमेरिका से गुड्स अपन इंपोर्ट करते थे, उस पर अलग अलग किस्म की ड्यूटी थी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जीरो कर दी है, या कहेंगे ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अमेरिकन गुड्स को हम लोग ने दे दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। अब ये इकोनॉमिक सेक्टर ओपन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी ओपन हो चुका है। मैं दुर्भाग्य ये कहूंगा, यहां की जितनी भी राजनीतिक दल है, पता नहीं दो व्यक्ति से क्यों डरते हैं। उन्होंने, मैं ये कहूंगा कि इस एग्रीमेंट पे बोलना ही चुप की शादी हुई। एग्रीकल्चर पे ही बोल रहे हैं। मैं इन तमाम नेताओं से अपील करता हूं, कांग्रेस के जो खड़गे है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, स्टालिन जी है, मैं इन तमाम नेताओं से अपील करता हूं, एग्रीकल्चर तो इफेक्ट होगा ही। एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि सस्ता माल यहां पर आएगा, तो यहां भारतीय किसान जो है उसके साथ में वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, और उसको भी फिर सस्ते में बेचना होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में वो भी आता है, तो उस पर भी इफेक्ट होगा। एक तरीके से अगर कहूंगा, ठीक, ट्रम्प की एक घोषणा थी कि कनाडा को वो 51 स्टेट बनाएगा, लेकिन इस एग्रीमेंट से यह दिखाई देता है कि ट्रम्प कनाडा को 51 स्टेट तो नहीं बना पाया, लेकिन भारत को जो है उसने यूएस का 51 स्टेट बना दिया है। क्योंकि अगर वर्डिंग्स हम लोग देखें उसकी,
United Nations shall monitor the energy choice of India and take significant step to address national issue and sufficiently align with United Nations. मतलब जो इंडिपेंडेंस थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए तमाम दलों से मैं अपील कर रहा हूं कि यह गंभीर परिस्थिति है। ऐसे किस्म के एग्रीमेंट कभी हुए नहीं। बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट में हम लोग ने पार्लियामेंट के अधिकार को खो दिया है। स्क्रूटनाइज करने का या नई पॉलिसी रखने का जो पावर्स पार्लियामेंट के पास था, उसको हम लोग ने खो दिया है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है, वो अब सभी डिसीजन जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट और उसके दूत लेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीच में एक न्यूज आई थी, एक 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि सिंदूर का ऑपरेशन जहां से हुआ वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके लिए भी खुला नहीं है। वो भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, उनको पास भी नहीं मिलता है। जो गिने चुने हैं उनको ही उसमें एंट्री है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में वहां पर जो सेटअप था, वो पूरा सेटअप अमेरिका के जो दूत थे उनको बताया गया। हम सरकार से पूछते हैं कि भैया जब आप पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी है, आर्मामेंट कमेटी, आप उसको उन चीजों को देखने के लिए अधिकार नहीं रखते हो, तो ये जो राजदूत है यूएस का, उसके जो लोग हैं उसको आपने कैसे बताया? इसका खुलासा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि विरोधी दल जो है इस पर अपनी आवाज उठाएगा, ऐसी एक परिस्थिति है। ये एग्रीमेंट के पीछे जिसकी बहुत सारी चर्चा नहीं है, और इसलिए तमाम चैनल के जो मालिक है उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि ये जो जोसेफ एस्टीन फाइलें जो है, इस पर हर चैनल ने चर्चा रखनी जरूरत है, क्योंकि आम आदमी इस एस्टीन फाइल को समझ नहीं पा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये एस्टीन फाइल है, उसको व्यभिचारी जिंदगी गुजारने वाले लोग जो है उनका एक क्लब है, और उसके जो प्रमुख है ये एस्टीन है। ऐसी एक परिस्थिति है। इनमें कई देशों के प्रमुख है कि जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ गैर व्यवहार किया है, और इस गैर व्यवहार की उनकी पूरी फिल्म रिकॉर्ड है। ऐसी एक परिस्थिति है। उस एस्टीन फाइल जो है वो अमेरिका सरकार के पास है, और वहां के कांग्रेस ने कहा है कि उस फाइल का जो है पूरा चिठोरा जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अब तक भारत के 3 लोगों के नाम वहां पर आ चुके हैं। एक पुरी जी है, दूसरे एक्स हेल्थ मिनिस्टर उनका है, और तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर एस्टीन के कहने पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप और दूसरे लोगों के सामने उन्होंने जो है
मुजरा का किया ऐसा उल्लेख उसमें है। फाइल ये कहता है कि डांस बिफोर द ऑडियंस। आप इस ऑडियंस में जो है, और इसलिए दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की छवि जो है, जो $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो मुद्रा मोदी से मुजरा मोदी हो गई, ऐसी एक परिस्थिति है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये जो एग्रीमेंट मैंने जिसका जिक्र किया आपके सामने, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, उनसे डिमांड करता हूं, क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह ये एस्टीन फाइल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसकी वजह से आपने जो देश की सॉवरेनिटी जो है वो यूएस के साथ, यूएस को गिरवी रखी है? इतना ही नहीं है, तो जिस राफेल के बारे में अटकलें आई है, और वो ये है कि उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रांस सरकार देने के लिए तैयार है, और इसलिए सिंदूर के युद्ध में जो भारत के हवाई जहाज गिराए गए उसमें राफेल भी शामिल है। कल या परसों के बयान में ट्रंप ने दोबारा कहा कि 11 फाइटर जेट्स को है वो गिराया गया। अब कितने पाकिस्तान के हैं, कितने भारत के हैं, ये दिखाई नहीं दे। लेकिन ये जो गिरे हुए राफेल, उसकी वजह मैं आपसे बताऊं, रडार पर आने वाली एनिमीज जो दिखाई देती है, इसकी रेंज कम थी। अगर वो सोर्स कोड अगर मिलता तो रडार की जो है क्षमता बढ़ जाती, और आने वाले जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उस रडार पर दिखते और शायद वो अपने आप को बचा लेते। ऐसी एक परिस्थिति। हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने 114 राफेल का जो समझौता किया, ये राफेल के समझौते में भी कहीं ना कहीं तो भी हमको एस्टीन फाइल की झलक आ रही है, और उसकी वजह यह है कि फ्रांस नाटो की तरफ से, जो अमेरिका भी उसका है, नाटो की तरफ से अमेरिका के साथ इंटरनल लड़ाई कर रहा कि यूरोप को आप घसीट रहे हो अपने फॉरेन पॉलिसी में, और यूरोप को जो है हम घसीटने नहीं देंगे, ये उनका स्टैंड था। और आज दिखाई दे रहा है कि फ्रांस और यूएस दोनों दोबारा मित्र हो चुके हैं। क्या ये जो 114 राफेल खरीदी करने के पीछे हम दो चीज का खुलासा मांग रहे हैं? एक, ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड फ्रांस या दसॉल्ट जो कंपनी है वो देने के लिए तैयार है क्या? इसका खुलासा होना चाहिए। दूसरा जो है, दसॉल्ट का जो मेन पार्ट है, राफेल का जो मेन पार्ट है, एलएमसी नाम की फ्रांस कंपनी बना रही थी। हालात में ही ये एलएमसी कंपनी जो है, इसको सोलार कंपनी जो यूएस की है उसने खरीद लिया है। अमेरिका का जो एमिनेशन एक्ट है, वो एक्ट में हर किसी चीज को एमिनेशन से संबंधित है
अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है या किसी से शेयर करना है तो यूएस गवर्नमेंट के साथ में आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। और जब तक लाइसेंस नहीं मिलता तब तक आपको वो पार्ट नहीं मिलता, ऐसी एक परिस्थिति है। तेजस के मामले में हम लोग ने देखा है कि तेजस में बोइंग की इंजन लगने वाली थी, लेकिन बोइंग कंपनी ने भारत को वो इंजन देने से मना कर दिया है और इसलिए तेजस का जो प्रोडक्शन है या यूज में आना चाहिए उस पर देरी लग चुकी है, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये जो राफेल खरीदा है उसका सोर्स कोड अगर नहीं मिला और अमेरिका ने अगर आपको लाइसेंस नहीं दिया तो आपने लोहा ही खरीदा है, दूसरा कुछ खरीदा नहीं है। और लोहा खरीदने के लिए आपने 1,10,000 करोड़ दिए कि जिसका वजन 30-40 टन से ऊपर नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरी बात यहां पर यह है, रशिया जो है वो 5th जनरेशन Su-7E उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करने के लिए तैयार था। सरकार ने ये बताना चाहिए, बीजेपी की सरकार ने बताना चाहिए कि भाई आपने ये रशिया का प्रस्ताव क्यों ठुकरा है, ठुकराने की वजह क्या है। दूसरा जो है वो सस्ता ऑयल आपको जो रशिया से मिल रहा था और उसके ऊपर करीब करीब हम लोग 40,000 करोड़ कमा रहे थे, वो आपने बंद क्यों करवा दिया। तीसरा जो है, क्या यूएस और ईरान इनकी असली में लड़ाई होगी तो क्या इंडियन बेस आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खुले करेंगे। ये तमाम सवाल है जो मैं मानता हूं कि सरकार पर टंगती हुई तलवार है। मैं ऑपोजिशन से इतना ही कहता हूं कि स्टीम फाइल में बहुत सारा बाहर निकलेगा जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, अब तक जिनके जिनके नाम आए हैं उन देशों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रू जो है उनका भी नाम आया, उन पे भी कार्रवाई है, आज वो जेल में है। हम ये पूछते हैं कि भैया बीजेपी के प्रधानमंत्री और इस मंत्रियों के नाम आए, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि भैया ये जो नाबालिग लड़कियों के साथ में जो व्यवहार हुआ, दुर्भाग्य हो गया, उनको मरवाया गया और उनके जो शरीर के कुछ अंग है उसका सेवन भी किया गया, ऐसा जो उल्लेख आ रहा है उन फाइलों में, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में तो आवाज उठा रही है, लेकिन साथ साथ वो रास्ते पर उतरकर जगह जगह पर लोगों का भी आवाज बुलंद करेंगे और इस देश का मुद्रा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो मुजरा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, उसका इस्तीफा मांगे। वंचित बहुजन अघाड़ी की बंबई यूनिट ने 2 मार्च को बंबई में आंदोलन रखा है और उसमें मेन डिमांड ये है कि 2 तारीख मेन डिमांड यही है कि प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे और उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो होना शुरुआत होनी चाहिए। ऑपोजिशन इसमें ज्वाइन होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप अभी पूछिए।
या प्रकरणात मुकेश अंबानींचा सुद्धा उल्लेख आल्याचं समजतं. ज्यांचा ज्यांचा उल्लेख आलेला, जिन जिन के नाम आए हुए उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। ज्यादा तौर से मैं कहूंगा कि अंबानी एक इंडिविजुअल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस देश के 2 करारनामे उन्होंने किए और ये दोनों करारनामे भारत के विरुद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आम जनता ने, क्योंकि टीवी और आप लोगों के मालिक कितना बताएंगे इस पर मुझे संदेह है, सोशल मीडिया पे काफी है। मैं आम जनता से कहूंगा कि आप लोगों को समझने के लिए सोशल मीडिया पर काफी बड़ी चीजें अवेलेबल है, आप उससे ये करके जगह जगह मैं समझता हूं कि भारत की जो आजादी है, अगर उसको बरकरार रखना है तो ये सरकार और प्राइम मिनिस्टर दोनों जाने चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। प्रकाश जी, आप बहुत ज्यादा शब्द लिटरली अर्थ ले रहे हैं, ऐसा नहीं लगता क्या? टू एडवाइस सैंग एंड डांस, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि किसी के इशारों पर नाचना, गलत शब्द नहीं। और दूसरा, इस मामले में जो आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको और जानकारी मिलेगी, चिंता न करिए। प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे के सामने नाचता है तो देश की इज्जत जाती है, इतना याद रखिए। इसलिए उसमें दूसरा अर्थ निकालने की कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप शब्दशः अर्थ निकाल रहे हैं या उसने नाच किया या नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। और जो मेल कह रहा है कि उसने नाचा है सबके सामने, पुरी साहब ने जो उसका स्पष्टीकरण दिया है तो पूरा मीडिया में है, उस पर आता है सहेंगे उतना है। उसका पूरा स्पष्टीकरण वहीं से आया है कि 15 बार वो जाके मिल चुका है, इसलिए उसका गलत बयान है। सर, टैरिफ कम किया है, आप किस तरह से देखते हैं आप इन सारी चीजों को? टैरिफ कम किया 50 से 20%, 10%। सवाल ऐसा है कि आप लोग उसको टैरिफ का कम करते हुए देखते हो, लेकिन आपको खरीदना यूएसए से है, दूसरा और किसी से नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे से खरीदोगे तो फिर वही टैरिफ लगेगा करके उसमें है। मैं समझता हूं कि वी आर नॉट दी 51 स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। राहुल गांधी जसे म्हणतात की देश विकला गेला, या गोष्टीवर तुम्ही पण सहमत आहात? पूर्ण तुम्हाला मी दाखवले, त्याच्यामधले 2 करारनामे दाखवले की ज्याच्यामध्ये देश विकल्या गेलेला आहे। 2 करारनामे सामने है कि जिससे जो है देश बिक चुका है, ये बात है। आपने आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी खोई हुई है। आप रशिया का ऑयल नहीं खरीद सकते जो सस्ता है। आप रशिया जो फाइटर जेट्स आपको देना चाहिए 5th जनरेशन का, पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो जिस फ्रांस सरकार ने सिंदूर के वॉर में आपकी नाक कटवाई, उसी सरकार के साथ में आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आपकी इज्जत कहां नहीं? देश की इज्जत तो पूरी तरह से नीलाम हो गई। थैंक यू, नो क्वेश्चंस। सर, आपण म्हणाले की आपण सुरुवातीला एक उल्लेख केला की काँग्रेस विरोधी पक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी सगळ्यांचे नाव घेतले, आणि म्हणजे आपल्याला काय वाटतं ते ज्या तीव्रतेने किंवा आक्रमकपणे समोर यायला हवे होते, ती आक्रमकता दिसत नाही, मग कृषी कराराबद्दलच ते बोलत, या सगळ्या गोष्टीबद्दल बोलत नाही, असं आपल्याला म्हणायचंय। मैं वही कह रहा हूं कि भैया कृषि के बारे में जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को आपने गिरवी रख चुका है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अब ईरान और यूएस का वॉर होता है तो अपने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर रिफ्यूलिंग अगर आप उनको देते हो, लैंडिंग की परमिशन उनको देते हो, तो आपकी इंडिपेंडेंस कहां रही? आप उनके एक हिस्सेदार बन गए, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी गिरवी रख दी है आपने। तो ये सब तमाम चीजें को पार्लियामेंट में उठाना जरूरी है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आम लोगों को भी आगाह करना जरूरत है, और इसलिए मास मूवमेंट इस पर चलनी चाहिए।
हर पॉलिटिकल पार्टी ने मास मूवमेंट के लिए ली थी। और ये समझाना चाहिए कि वह आरएसएस और बीजेपी ने देश की स्वतंत्रता को नीलाम कर चुके हैं और गिरवी रख चुके हैं। तुम्ही आणखी एक मोठा आरोप केला की कॅनडाऐवजी भारतच अमेरिकेचा 51वा राज्य बनला. अत्यंत म्हणजे आरोप गंभीर आहे. पण म्हणजे भारताचं स्वातंत्र्य हिरावला गेला असं म्हणायचं आहे. खत्म हो चुका है। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास अगर कल ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती है और उसमें अगर हम लोग रिफ्यूलिंग की भी अगर मांग मान लेते हैं या उनके हवाई जहाज पार्किंग के लिए भी हम लोग अगर मांग कर लेते हैं तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है ही नहीं। जैसे चिब्बर जो भारतीय पैसे से बनाया गया था ईरान में पोर्ट, अमेरिका ने जैसे कहा कि आपको ईरान के साथ संबंध तोड़ना है तो आपने इस पोर्ट को भी छोड़ दिया है। मतलब जो आपके मैनेजमेंट में था, आपके पैसे से बना हुआ था, ईरान ने आपको दे दिया, अमेरिका ने कहा आपको उस पोर्ट को छोड़ दिया आपने। कहां आपकी इंडिपेंडेंस रही है? और ये स्टीन फाइल में जितने भी आए हुए हैं उसका ये नतीजा है। मैं कहूंगा आप ये कहना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ब्लैकमेलिंग होते जा रहे हैं। आप नहीं पूछोगे, मैं कहूंगा 2 मार्चचं जे आंदोलन राहणार आहे, सहभागी होण्याचे आवाहन करतो. मैं सगळ्यांना सभी को मैं ऐलान कर रहा हूं, न्योता दे रहा हूं कि सभी जन उसमें शामिल होनी चाहिए। थैंक यू।